तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारा कैंसर है वो इतनी डेंजरस डिजीज क्यों होती है कि अगर किसी पेशेंट को यहाँ पे कैंसर हो जाता है तो लोग बस उसके लिए यहाँ पर दुआ करना ही स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ही कम केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे पेशेंट को कीमोथेरेपी वगैरह के थ्रू बचा लिया जाता है। बाकी ज़्यादातर केसेज में पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ही जो है मुश्किल हो जाता है। तो आखिर क्या होता है ये कैंसर और कौन कौन सी दवाएं हम लोग यहाँ पर इस कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अपनी आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एंटी नियोप्लास्टिक या फिर एंटी कैंसर एजेंट्स के बारे में। यानी कि इसमें हम लोग यहाँ पे उन दवाओं के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि हम लोग यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। और इन्हीं को आप लोग यहाँ पे कीमोथेरेपिक या फिर कीमोथेरापेटिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुन रखा होगा कि कीमोथेरेपी चलती है कैंसर में। तो कीमोथेरेपी में आखिर कौन कौन सी दवाएं हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, वो कैसे अपना काम करती हैं, कैंसर में आखिर ऐसा होता क्या है कि पेशेंट जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जो हमारा स्टेज 3 स्टेज 4 में अगर कोई पेशेंट गया तो वहाँ पे तो पेशेंट का बच पाना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के बाद यहाँ पे कैंसर और उससे रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए ये हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 1 का पार्ट 2 और लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हमारी यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जो कि काफ़ी लेंदी यूनिट थी। और इसकी जो नोट्स है वो आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर आज शाम तक देखने को मिल जाएगी। और 5th सेमेस्टर की जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो और भी सब्जेक्ट की वीडियोज आप लोग यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाके। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मे भी हो सकता है कुछ दिनों में आपके लिए 5th सेमेस्टर की बुक्स भी अवेलेबल हो जाएं, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे एंटी नियोप्लास्टिक मतलब कि एंटी, ठीक है, मतलब अपोज करने वाले, और नियोप्लास्टिक मतलब कि यहाँ पे नियोप्लास्टिक का मतलब नियोप्लाज्म से। और ये जो नियोप्लाज्म है ना, तो बेसिकली नियोप्लाज्म को हम लोग यहाँ पे कैंसर के सिनोनिम की तरह यूज करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नियोप्लाज्म डिफरेंट टर्म होता है, बट यहाँ पे आप लोग सिंपली समझो कि जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं ये बेसिकली हमारे यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। यानी ये हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा नियोप्लाज्म कैसे डिफरेंट है वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स आर द ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट कैंसर। यानी ये हमारी वो दवाएं होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स और ऑल्सो नोन एज, तो इनको हम लोग यहाँ पे एंटी कैंसर कीमोथेरेपी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है, कि हमारे कुछ केमिकल यानी कि दवाएं चलाई जाती हैं। तो काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी होता है ये यहाँ पे। मतलब अगर कैंसर को प्रिवेंट करने का कोई सबसे इफेक्टिव वे है तो हमारा ये कीमोथेरेपी ही होता है। और कीमोथेरेपी में ही जो दवाएं हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वही सारी हमारी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के अंदर आती हैं। और बाकी हम लोग यहाँ पे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यानी कि सेल, देखो साइटो मतलब सेल और टॉक्सिक मतलब कि जो उनके लिए टॉक्सिक हो, तो मतलब वही है कि ये हमारी सेल्स को किल वगैरह करने का काम करती हैं। अब देखिए सारी चीज़ें क्यों करती हैं तो वो हम लोग अभी कैंसर का इंट्रोडक्शन देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दे वर्क बाय टारगेटिंग एंड किलिंग कैंसर सेल्स बाय इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशंस। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, थोड़ा सा अगर आप लोगों को कैंसर का इंट्रोडक्शन हम दें तो देखिए कैंसर में होता क्या है कि जो हमारी सेल्स है ना ये हमारी अनकंट्रोलेबली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इनमें यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन देखने को मिलने लगता है, जिससे हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डिवाइड होकर और बहुत ज़्यादा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो सेल्स है ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो कैंसर में यही होता है। बाकी अभी डिटेल में हम लोग और ज़्यादा देखेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो कि इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो दवाएं हैं वो क्या करेंगी भाई, ये इसी सेल डिवीजन को ही तो कंट्रोल करेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इनको सेल को किल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है कि इसके डिवीजन को ये लोग इनहिबिट यानी कि कम मतलब रोकते हैं बाय देयर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। यानी कि जो उसकी सेल की ग्रोथ है और जो उसका प्रोलिफरेशन मतलब कि उसका समझ लीजिए थोड़ा फैलना, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ और फैलने को रोकते हैं ये लोग।
बाकी दे वर्क थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन देयर क्लास एंड टाइप। तो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स देखेंगे, तो सभी का यहाँ पे काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। वो सारी चीज़ें अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए। बाकी अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं अपने कैंसर के बारे में, ताकि आप लोग यहाँ पे पहले कैंसर के बारे में समझो, ताकि तभी आप लोग समझोगे कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं अच्छे से, है ना। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कैंसर के बारे में, तो देखिए कैंसर वर्ड ऐसा तो है नहीं आप लोग पहली बार सुन रहे हो। आप सभी को पता है हमारी कितनी ज़्यादा हार्मफुल डिजीज होती है, आज तक भी इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाया गया है। बाकी यहाँ पे इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेज में पहचान में आ जाती है तो फिर इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। बाकी अगर यहाँ पे लास्ट स्टेज में कोई होता है तो फिर उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल ही होता है। बाकी वही बात है कि अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, तो कैंसर इज अ वेरी सीरियस डिजीज, हमें पता है बहुत ज़्यादा सीरियस और हार्मफुल डिजीज होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी। देखिए एक्चुअल में इसमें होता क्या है, देखिए जो हमारी सेल्स होती हैं, आप सभी को पता है हमारी बॉडी में सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम लोग नॉर्मल वे में बात करें, जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन में होता क्या है कि जो हमारी एक सेल है, ठीक है, वो यहाँ पे जब डिवाइड होती है तो वो यहाँ पे दो नई सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो दो नई सेल्स है ये फर्दर डिवाइड होती हैं, ठीक है, तो 4 नई सेल्स, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होंगी तो 8, मतलब इस तरीके से मतलब एक इक्वेशनल डिवीजन चलता है, ठीक है, कि मतलब एक सेल अगर डिवाइड हो रही है तो वो 2 में ही कन्वर्ट होगी। ऐसा नहीं है कि एक सेल डिवाइड होकर 3, 4, 10 में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे कैंसर में होता क्या है, कैंसर में यहाँ पे ये होता है कि जो हमारी सेल है, ठीक है, इनमें यहाँ पे एक एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि होता क्या है कि जो एक सेल है, ठीक है, वो यहाँ पे डिवाइड होकर 2 में नहीं, बल्कि यहाँ पे एक सेल डिवाइड होकर कई सारी सेल्स में, और फिर ये यहाँ पे फर्दर डिवाइड होकर और भी कई सारी सेल्स में। मतलब इस तरीके से होता क्या है कि यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये इतनी ज़्यादा डिवाइड हो जाती हैं कि यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा लंप या फिर मास का फॉर्मेशन कर लेती हैं। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर वे में मान लीजिए हमारी बॉडी का कोई मान लीजिए कोई टिश्यू है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल एक प्रॉपर वे में सेल डिवाइड है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन इतना ज़्यादा हो गया कि इसने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मास फॉर्म कर लिया। और देखिए यहाँ पे ये सेल डिवीजन तो होता ही है। दूसरी बात ये कि चूंकि इसके अंदर ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये जो सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर भी मतलब ये सेल हमारी अच्छी सेल नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो डीएनए म्यूटेशंस वगैरह होते हैं। तो मतलब पहली बात ये सेल्स भी हमारी काफ़ी डैमेज सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। और दूसरा इनके अंदर एबनॉर्मल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्स्ट्रा बॉडी लंप या फिर मास का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जो कि एट लास्ट में हमारी बाकी जो अच्छी सेल्स होती हैं उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो सेल्स है ना, ये मेनली हमारी पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा कैंसर है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे तब आप लोग देखना, ठीक है। तो बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दीज एबनॉर्मल सेल्स कैन फॉर्म ट्यूमर एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी विया ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखिए ट्यूमर का मतलब यही होता है कि जैसे ये जो हमारा सेल्स है, ठीक है, तो जब ये एक्स्ट्रा डिवाइड हो गई, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक मास मतलब एक ऐसा लंप फॉर्म कर लिया, और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर मतलब कि एक एक्स्ट्रा ऐसा जो मास फॉर्म हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए वही बात है कि ये जो हमारी एक्स्ट्रा सेल्स फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में फिर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। और देखिए यही चीज़ होती है कैंसर। ये चीज़ आप लोग समझिए कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के सिर्फ किसी एक पार्ट में हमारी सेल्स डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ उसी एक ही पार्ट में हमारी रह जा रही हैं, तो उसको हम लोग सिंपली ट्यूमर बोलते हैं। वो हमारा एक्चुअल में कैंसर नहीं होता है। कैंसर कब होता है कि जब यही सेल्स हमारी जो है पूरी बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस केस को हम लोग कैंसर बोलते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कैंसर कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर, मतलब कि मेन चीज़ वही है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी हमारा कैंसर स्टार्ट हो सकता है। मतलब कहीं भी ये हमारी सेल्स जो है एबनॉर्मली डिवाइड होना स्टार्ट हो सकती हैं, एंड ऑफन नेम्ड। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो कैंसर का नाम है, ठीक है, तो मेन चीज़ वही है कि कैंसर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, और जो कैंसर का नाम है वो हमारे उसी ऑर्गन या फिर टाइप ऑफ सेल के बाद यहाँ पे कैंसर लगा देने से स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए ब्रेस्ट में अगर यहाँ पे सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड होना स्टार्ट हो गई तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है। लंग में हो गया तो लंग कैंसर हो गया। इसी तरीके से ब्लड में हो रहा तो ब्लड कैंसर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे उसी ऑर्गन या फिर सिस्टम का नाम आगे लगा के हमारा कैंसर का नेम हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अदर टर्म्स लाइक नियोप्लाज्म एंड ट्यूमर। तो देखिए कैंसर को हम लोग यहाँ पे ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कहा तो जाता है, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कैसे डिफरेंट होता है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है।
तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्यूमर की, तो देखिए ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट फॉर्म अ मास और लम्प। तो देखिए ट्यूमर का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के किसी एक सिंगल पार्ट में जो हमारे सेल्स हैं वो थोड़ा सा डिवाइड हो गई, उन्होंने एक मास फॉर्म कर लिया, ये हमारा ट्यूमर होता है। अब ये ट्यूमर हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये होता है हमारा एक्चुअल कैंसर, ठीक है। मतलब ये बिनाइन ट्यूमर हमारा कैंसर नहीं होता है, बल्कि मैलिग्नेंट ट्यूमर ही हमारा कैंसर होता है। मतलब अगर हम लोग बिनाइन ट्यूमर देखें तो ये हमारा नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, ठीक है। इसमें हमारा कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होता है, बल्कि जबकि यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, ये हमारी स्प्रेड होने लगती है और ये हमारा कैंसरस ट्यूमर होता है, ठीक है। तो इट जनरली डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब ये किसी एक ही जगह होता है और यहाँ पे इसको जो है इट कैन बी इजिली रिमूव थ्रू सर्जरी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि बॉडी के किसी एक ही पार्ट में सेल्स ग्रो हुई हैं, तो यहाँ पे इसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है और ये उसके बाद सही भी हो जाता है ज़्यादातर केस में। लेकिन जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि जो कैंसरस ट्यूमर होता है, पहली बात तो ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में स्प्रेड हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। और दूसरा यहाँ पे ये जो है सर्जरी के थ्रू इजिली रिमूव नहीं किया जा सकता है। मतलब सर्जरी से रिमूव तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा से ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादातर केस में। कहीं कहीं यहाँ पे काम भी हो जाता है तो सर्जरी भी वहाँ पे अच्छी चीज़ हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कि यहाँ पे सर्जरी काम में नहीं आती है, ठीक है। तो ये हो जाता है। बाकी अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन देखिए वही है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के हिसाब से इसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं कैंसर को। जैसे हमारा कार्सिनोमास हो गया, सार्कोमास हो गया, ल्यूकेमियास हो गया और लिम्फोमास हो गया। तो देखिए अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखना चाहें, ठीक है, तो देखिए कार्सिनोमास का मतलब होता है कि वो कैंसर जो कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू में अराइव होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ, जैसे हमारा ब्रेस्ट हो गया, लंग हो गया, ठीक है, तो इन सब में एपिथेलियल टिश्यू वगैरह होते हैं। तो इन सभी कैंसर को हम लोग यहाँ पे कार्सिनोमास के अंदर क्लासीफाई करते हैं। बाकी सार्कोमास की बात करें तो ये हमारा वो कैंसर होता है जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में अराइज होता है। जैसे हमारा बोन हो गया, ज्वाइंट्स हो गया, ठीक है, मसल हो गए, तो यहाँ पे अगर बोन कैंसर हो गया तो ये सारी चीज़ें हमारी सार्कोमास के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ल्यूकेमियास हमारा ये होता है हमारा ब्लड कैंसर, ठीक है, और जनरली हमारा जो है WBCs में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट बिगिंस विद हेल्दी ब्लड सेल्स चेंजेस एंड ग्रो अनकंट्रोलेबली, ठीक है, तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करें लिम्फोमास की, तो देखिए ये हमारा कैंसर जो है लिम्फेटिक सिस्टम में अराइज होता है और इसका एग्जांपल जैसे हमारा एक हॉजकिन्स लिम्फोमा हो जाता है, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, ये सारे हमारे लिम्फोमा के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो देखिए ये तो था हमारा, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके कॉजेज की, तो देखिए जो कैंसर का जो एग्जैक्ट कॉज है ना वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है। हाँ ये चीज़ है कि मेन चीज़ यही है कि जो हमारा कैंसर सेल्स होती हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशंस, मतलब कि उनके DNA में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तभी उनके अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है, ये चेंजेस, उसको बता पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं होता है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। जैसे जेनेटिक म्यूटेशंस, तो वही है कि जेनेटिक म्यूटेशंस तो हो ही जाते हैं। अब इसके पीछे जैसे एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स हो सकते हैं, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें भी हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता ही है कि हर स्मोकिंग की, हर सिगरेट के डिब्बे में लिखा होता है इट कैन बी हार्मफुल, ठीक है। तो बाकी वो अलग बात है कि बिल्कुल भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। उसके बाद हमारे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेज भी हमारे यहाँ पे रीजन हो सकते हैं कैंसर का, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स देखिए वही है कि हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, और वेट में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जनरली यहाँ पे वेट लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे स्किन में भी यहाँ पे चेंजेस, मतलब स्किन के कलर, टेक्सचर में चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद बॉवल मूवमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, डायरिया वगैरह हो सकता है और परसिस्टेंट कफ, बाकी ब्रीथिंग ट्रबल। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखें ना तो ये सारे सिम्टम्स तो बहुत सारे बीमारियों के सेम ही होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कैंसर अगर किसी को होता भी है तो जनरली वो इनिशियल स्टेज में पहचान में नहीं आता है, ठीक है, और लोग ध्यान देते नहीं है, और जब पता चलता है तो काफ़ी लास्ट स्टेज हो गई होती है, और इसीलिए यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट वही है कि यहाँ पे सर्जरी के थ्रू भी हमारे यहाँ पे कैंसरस सेल्स को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें कभी कभी यही होता है कि ज़्यादातर यहाँ पे दोबारा ग्रो कर जाती हैं, ठीक है, सेल्स। और बाकी हम लोग यहाँ पे कीमोथेरेपी, तो इसी को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कि कीमोथेरेपी मतलब कि हमारी कुछ केमिकल एजेंट्स का यूज करके इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन के मतलब रेडिएशन के थ्रू भी हमारे यहाँ पे कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके कुछ ट्रीटमेंट के अप्रोच होते हैं। बाकी अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, यानी कि जो हमारी कीमोथेरेपी के अंदर जो जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर हमारे बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा जनरल क्लासिफिकेशन देखना चाहते हो तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। स्क्रीन पे आप लोग को हम कोशिश करेंगे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग के सिलेबस के हिसाब से है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लास होती है, जैसे हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गया, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, प्लांट प्रोडक्ट्स हो गया और मिसलेनियस कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर भी जैसे हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास आ जाती हैं, फिर हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर भी कुछ सब क्लासेज आ जाती हैं, ठीक है। बाकी एंटीबायोटिक्स के अंदर भी हम लोग बना सकते थे बट जनरली हम लोगों ने सिंपल ही कर दिया, ठीक है। फिर प्लांट प्रोडक्ट्स इसके अंदर भी क्लासेज होती हैं बट थोड़ा सा सिंपल ही हम लोगों ने रखा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी था, इसके लिए हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देखें तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स मतलब इसमें हमारा कुछ एल्काइल ग्रुप का सिस्टम होता है, जो कि एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है, डीएनए में। और एंटी मेटाबोलाइट्स तो ये हमारे कुछ जो है मेटाबोलाइट्स जैसे प्यूरिन, पिरिमिडीन और फॉलिक एसिड हो गया, तो उनको यहाँ पे इनहिबिट करते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स तो इनका भी हमारा यूज होता है। प्लांट प्रोडक्ट्स ये हमारे नेचुरली डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। और मिसलेनियस मतलब ये हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इन सारे में फिट नहीं होती हैं, बाकी इनका भी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स मतलब की तरह यूज किए जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर भी हमारी कुछ क्लास हो जाती हैं, जैसे हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, तो इसके अंदर भी हमारी 4 ड्रग्स आ जाती हैं। उसके बाद इथाइलिनअमीन, तो इसके अंदर एक ड्रग, और एल्काइल सल्फोनेट, तो इसके अंदर भी हमारी एक ड्रग आ जाती है, ठीक है। अभी देखिए इनके बारे में सबके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए आपके सिलेबस में इन सभी में से 3 का आप लोग को जो है 3 हमारी स्टार ड्रग्स होती हैं, जैसे हमारा क्लोरेथामीन, मेथोट्रेक्सेट और मार्केप्टोप्यूरिन। इन तीनों का आप लोग को सिंथेसिस भी पढ़ना है, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग का देखिए इन तीनों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी सभी ड्रग्स को हम लोग यहाँ पे जनरली एक जनरल ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसके बहुत सारी ड्रग्स है, सबको इतना अच्छे से देख पाना बहुत मुश्किल है, बट हम लोगों ने काफ़ी अच्छी नोट्स प्रिपेयर करी है, तो आप लोग उसको देख लेना अच्छे से। तो ये सारा देखिए हमारे कुछ क्लासिफिकेशन होता है, इसको आप लोग नाम वगैरह पढ़ लेना। बाकी इन सभी को एक एक करके हम लोग देखने ही वाले हैं, तो वहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट्स हमारे क्या होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो वो तो सिंपल ही है, ठीक है। बाकी ये हमारी जो है ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल, यानी कि ये हमारी सबसे पुरानी और आज के दिन में भी काफ़ी रेलेवेंट एंड यूजफुल ड्रग होती हैं, ठीक है, हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दे वर्क बाय डायरेक्टली डैमेजिंग द डीएनए विद इन कैंसर सेल्स। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारी कोई भी सेल होती है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा क्या होता है भाई, हमारा डीएनए होता है। तो ये जो हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, ये हमारी जो कैंसर सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारा जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया होता है, वो ये डायरेक्टली उसके डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो हमारी सेल खत्म हो जाती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारा एग्जैक्टली कैसे डैमेज होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी इफेक्टिवनेस ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स एज एंटी कैंसर ड्रग्स वॉज कन्फर्म्ड, मतलब कि ये हमारे जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये हमारे एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह यूज हो सकते हैं। इसको यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे 1940s के मिडल में क्लिनिकल ट्रायल्स में किया गया था, ठीक है। बाकी दे आर ऑफन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर बिकॉज दे कैन टारगेट रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स। मतलब यहाँ पे जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स है ना, ये क्या करते हैं कि ये मेनली हमारी कैंसर सेल्स को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं, इसीलिए इनका यूज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा देखना चाहें ना कि एक्चुअल में ये जो हमारी कीमोथेरेपी है, वैसे देखा जाए ना तो ये काफ़ी इफेक्टिव होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्यों ये थोड़ा सा कम यूजफुल हो जाती है फिर भी, क्योंकि होता क्या है, देखिए ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग्स होती हैं, ये हमारी कैंसर सेल्स को तो टारगेट करती हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कैंसर सेल्स के साथ साथ ये हमारी जो है बॉडी की अच्छी सेल्स को भी टारगेट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारी आज भी जो है ऐसी दवा बनना मुश्किल हो जा रही है, ठीक है, जो हमारी सिर्फ इसी सेल्स को टारगेट करे और हमारी जो अच्छी सेल्स है उनको ना टारगेट करे। तो मेन जो साइड इफेक्ट होता है हमारे जितने भी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं उनका, वो यही होता है कि हमारी कैंसर सेल्स को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी अच्छी सेल्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक हमारा मेजर साइड इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या होता है कि देखिए जिनका यहाँ पे इम्यून सिस्टम वगैरह काफ़ी अच्छा होता है वही थोड़ा बर्दाश्त कर पाते हैं, वरना कभी कभी ज़्यादातर केस में तो ये होता है कि कीमोथेरेपी की वजह से ही कई लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी हाई मतलब पोटेंसी की दवाएं होती हैं कि हर इंसान इनको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पहली बात मतलब इसमें काफ़ी पेन होता है, ठीक है,
छोड़िए, खैर वो सब बातें हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनके यहाँ पे साइड इफेक्ट वगैरह भी देखने को मिलते हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्लासिफिकेशन जैसा हम लोगों ने देखा ही है कि इसके अंदर हमारे देखिए यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है ये जनरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब इसमें सिलेबस में हम लोग को सिर्फ यहाँ पे इन्हीं तीनों को पढ़ना है, ठीक है। नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलिन और अल्काइल सल्फोनेट, सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है। और इसमें भी नाइट्रोजन मस्टर्ड में आप लोग को यहाँ पे हमारे जो है आइफॉस्फामाइड के बारे में नहीं पढ़ना है, इन 4 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। मतलब टोटल अगर हम लोग यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे 4 और 2 6, इन 6 दवाओं के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। बाकी जनरल क्लासिफिकेशन हमारा इस तरीके से होता है अल्कलाइटिक एजेंट्स का, तो ये आप लोग देख लेना। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेन हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो देखिए आप लोग ध्यान से देखना इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। बाकी आप लोग इतना समझो कि लगभग हमारी जितनी भी दवाएं हम लोग देखेंगे, वो जो 6 ड्रग्स हम लोगों ने देखी जो सिलेबस में है, उन सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा इसी तरीके से रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले हमारे डीएनए के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने डीएनए के बारे में ही थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अगर आप लोग को डीएनए पता है तो आप लोग स्किप कर देना, बाकी अगर थोड़ा बहुत पता है नहीं तो रिकॉल हो जाएगा। बाकी हम लोग शॉर्ट में सबसे पहले देखते हैं डीएनए आखिर किस तरीके से हमें देखने को मिलता है हमारी सेल्स में, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए डीएनए हमारा क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड हमारे एक टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या होते हैं, ये हमारे मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। यानी इतना सिंपली समझो कि जब बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब कंबाइन करते हैं तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो डीएनए हमारा क्या है, डीएनए भी हमारा एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, यानी ये भी हमारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होगा। सिंपल सी बात है ना। अब जैसे डीएनए और आरएनए हमारा दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का, ठीक है। तो देखिए इनमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो अगर हमें डीएनए को समझना है तो सबसे पहले हमें उस न्यूक्लियोटाइड को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे तो इसका मतलब इसी के साथ बहुत सारे जब कंबाइन हो जाएंगे तो डीएनए बन जाएगा। तो देखिए अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो देखिए एक चीज आप लोग समझना कि डीएनए भी हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, आरएनए भी हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। इन दोनों के में मेजर डिफरेंस कहाँ पे आता है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस हमारा इसके शुगर और नाइट्रोजन बेस में आता है, तो ये हम लोग अभी देखेंगे। बाकी अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो ये हमारे 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर हमारी 3 यूनिट्स होती हैं। पहला होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस। तो देखिए पेंटोज शुगर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए पेंटोज जैसा इसका नाम ही है, तो इसके अंदर हमारी पेंटोज यानी कि 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। 5 कार्बन की शुगर होती है और ये हमारी 2 टाइप की होती है। ध्यान से सुनिएगा, पेंटोज शुगर हमारी न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट होता है और ये हमारी 2 टाइप की होती है। पहला होता है राइबोज शुगर, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और देखिए ये जो हमारा, यहीं से आप लोग समझ जाओगे कि जो हमारा आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी राइबोज शुगर, जबकि जो हमारा डीएनए होता है इसके अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर। और देखिए ये हमारा होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें यही देखना है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो राइबोज शुगर बिल्कुल ऐसी होती है, बस उसमें यहाँ पे इस H के बाद एक O आ जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन डीऑक्सी मतलब चला जाता है, ठीक है। तो बस यही एक सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ गए। और देखिए दूसरा एक हो गया पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर हम लोगों ने देखी हमारी डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो डीएनए में हमारी यही वाली होगी। और फॉस्फोरिक एसिड की हम लोग बात करें तो देखिए फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप होता है, सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है। और जो थर्ड होता है नाइट्रोजनस बेस, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए जो नाइट्रोजनस बेस है ना, अब ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन्स। अब इसमें भी हम लोग देखें तो प्यूरिन के अंदर भी हमारे 2 टाइप होते हैं, एडनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन्स के अंदर भी हमारे 3 टाइप होते हैं, यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए प्यूरिन्स मतलब इसके अंदर हमारा एडनिन और ग्वानिन होगा। तो देखिए ये हो गया एडनिन का स्ट्रक्चर, ये हो गया ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद पिरिमिडीन्स की बात करें तो ये हो गया हमारा थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये तीनों हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा पेंटोज शुगर हमारी क्या क्या होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड हम लोगों ने देखा ये हमारा सिंपल सा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। और थर्ड नाइट्रोजनस बेस भी हम लोगों ने देखा कि हमारे 2 टाइप के होते हैं, उनके अंदर भी अलग अलग सब टाइप होते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे अगर हम लोग बात करें तो 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडनिन, ग्वानिन, यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन।
अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये तीनों कंबाइन करके हमारा डीएनए कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्या देखा कि जो हमारा डीएनए है वो हमारा किससे मिलकर बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि 3 चीज़ें होती हैं। अब इन तीनों को हम लोगों ने अलग अलग तो देखा, लेकिन ये मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से होता है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, यानी एक हमारी पेंटोज शुगर हो गई। अब यहाँ पे हमारा डीऑक्सीराइबोस राइबोस दोनों में से कोई एक होगी। अगर डीऑक्सीराइबोस होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए, है ना। और एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक हमारा नाइट्रोजनस बेस होगा। अब देखिए नाइट्रोजनस बेस हम लोगों ने देखा 5 टाइप के हो गए, एडेनिन, ग्वानिन। तो इसमें से मतलब देखिए, मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड में कोई एक ही होगा, ठीक है। अब अलग अलग में अलग अलग होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में देखें तो देखिए ये हो गई पेंटोज शुगर, ठीक है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। अब जैसे यहाँ पे ये हमारा एडेनिन है, ठीक है। अब इसकी जगह हमारा ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, वो अलग बात हो गई, ठीक है। और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे मेन बात करें डीएनए की, तो डीएनए में देखिए एक तो हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। और दूसरी खासियत क्या होती है डीएनए की, कि डीएनए के अंदर हमें यहाँ पे यूरासिल बेस नहीं देखने को मिलता है। मतलब डीएनए के अंदर या तो हमारा एडेनिन होगा, या तो ग्वानिन होगा, या तो थाइमिन होगा, या तो साइटोसिन होगा। यानी अगर हम लोग बात करें तो जो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, मिलके डीएनए बनाएंगे, उनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो या तो हमारा एडेनिन होगा, या तो ग्वानिन, या तो साइमिन, या तो साइटोसिन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डीएनए के एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए, ये हमें जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में इस तरीके से देखने को मिलता है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से मिलकर बनाते हैं, तो देखिए ये हमारा जो है डीएनए जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा जैसे नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये हमारा ये हमारा पेंटोज शुगर हो गई, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन है, तभी तो डीएनए बना है। देखिए ये हमारा डीएनए का एक केमिकल स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोग को बेस में क्या क्या देखने को मिल रहा है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। देखिए कहीं पे भी आप लोग को यूरासिल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वही चीज़ है, यूरासिल हमारा डीएनए में नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक और चीज़ आ जाती है, वो जो हमें समझनी है कि जो हमारा एडेनिन बेस है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे थाइमिन के साथ ही यहाँ पे कांटेक्ट में होगा। मतलब एडेनिन हमारा थाइमिन के साथ होगा, और जो ग्वानिन है वो हमारा साइटोसिन के साथ होगा। मतलब कभी भी यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन के बीच में पेयरिंग नहीं होगी। कभी भी यहाँ पे ग्वानिन या फिर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ग्वानिन इस तरीके से नहीं होगा। हमेशा ए हमारा टी, यानी एडेनिन हमारा थाइमिन के साथ जुड़ा होगा, और ग्वानिन हमारा साइटोसिन के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में। और यही चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि यहीं पर हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स काम करेगा, ठीक है। ये इनकी मिस पेयरिंग करवा देगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एडेनिन हमेशा ग्वानिन के साथ और एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ देखने को मिलता है हमारे डीएनए में, ठीक है। और बाकी देखिए ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ये वाला पार्ट हमारा इतना हो गया और ये इधर वाला पार्ट हमारा इतना हो गया। तो समझ गए हो गया आप लोग। देखिए इस तरीके से हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे मिलकर डीएनए बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स आर अ क्लास ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स दैट वर्क बाय एडिंग एल्काइल ग्रुप्स टू डीएनए व्हिच इंटरफेयर्स विद डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। देखिए एक्चुअल में इसमें होगा क्या कि जो हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं तो बहुत सारे होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ये करेंगे क्या कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स हमारे जो है कुछ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप जैसे हमारा एल्काइल ग्रुप हमारा CH3 भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है। जैसे मिथाइल, एथाइल, ये सारे हमारे एल्काइल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इन एल्काइल ग्रुप्स को यहाँ पे लाके हमारे डीएनए के अंदर अटैच कर देगा, ठीक है। और होगा क्या, जिसकी वजह से कि हमारा जो डीएनए है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे उसकी रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब वही कि डीएनए की कॉपी बनना। जैसे आप लोग समझिए कि जब सेल डिवाइड होता है तो एक सेल हमारी 2 में कन्वर्ट होती है। तो एक सेल का जो डीएनए है वो भी तो हमारा दोनों सेल में जाएगा, जिसके लिए क्या होगा, डीएनए हमारा रेप्लिकेशन मतलब वो अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो अपने आप को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से जब आरएनए बनता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें भी हमें यहाँ पे जो है इंटरफेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि एट लास्ट में यहाँ पे सेल डेथ हो जाएगी। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल्ड मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा एल्काइलेशन। तो देखिए एल्काइलेशन में होता क्या है कि जो हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं वो हमारे ट्रांसफर कर देते हैं एन एल्काइल ग्रुप टू द डीएनए मॉलिक्यूल, टिपिकली मिथाइल और इथाइल। दिस यूजुअली अकर्स एट, देखिए यही चीज़ हमें समझनी है। सबसे मेन चीज़ यही है कि देखिए होता क्या है कि देखिए ये जो हमारा ग्वानिन बेस हम लोगों ने देखा था, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस ग्वानिन बेस को देखें
तो इस ग्वानिन में देखिए ये वाला नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये हमारा होता है 7th पोजीशन पे, ठीक है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे काउंट करोगे तो ये जो नाइट्रोजन है ये हमारा 7th पोजीशन पे होता है। तो होता क्या है, ये जो हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये हमारे इसी ग्वानिन के 7th पोजीशन पे क्या करते हैं, हमारा अल्काइल ग्रुप लाके अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा यहाँ पे जो ग्वानिन है, ठीक है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारे ग्वानिन है, ठीक है, इनको जुड़ना हमारा साइटोसिन से चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर मिस पेयरिंग हो जाती है। यानी ये ग्वानिन जाके हमारा या तो थायमीन से जाके कनेक्ट हो जाएगा, या तो ये ग्वानिन हमारा एटनीन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो ये ग्वानिन हमारा किसी दूसरे ग्वानिन से ही कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इनके अंदर ना एक मिस पेयरिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्वानिन था इसकी 7th पोजीशन पे यहाँ पे हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स ने क्या किया, हमारा एल्काइल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। और इस तरीके से क्या होता है कि जब यहाँ पे इनके अंदर मिस पेयरिंग हो जाती है, देखिए आप लोग एक बात समझिए कि ये पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ग्वानिन हमारा साइटोसिन के अलावा किसी से भी जाके जुड़ा तो डीएनए पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है, ना उसके अंदर कोई प्रोसेस होगी, ना उसके अंदर कोई रेप्लिकेशन होगा, और पूरी की पूरी हमारी सेल डेड हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे ये काम करते हैं। बाकी देखिए ये सिंपल सा मैकेनिज्म था, बाकी इसका थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। जैसे दिस यूजुअली अकर्स एट N7, यानी कि जो हमारा 7th नाइट्रोजन होता है ग्वानिन बेस का, उस वहां पे हमें देखने को मिलता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ N7 अल्काइल ग्वानिन। तो होता क्या है कि जब ये हमारा अटैच हो जाता है तो हमारा जो नया ग्वानिन होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं N7 अल्काइल ग्वानिन, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फर्स्ट दीज अल्काइलेटिंग एजेंट्स स्पेशली नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं वो 3 टाइप के हैं, ठीक है, हम लोग के सिलेबस में, एक नाइट्रोजन मस्टर्ड, एक एथिलीनमीन, एक अल्काइल सल्फोनेट। तो ये जो मतलब यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं ये बेसिकली हम लोग नाइट्रोजन मस्टर्ड के लिए ज़्यादा देख रहे हैं। बाकी देखिए काम लगभग बाकी सबका भी वैसा ही होता है। बाकी अगर हम लोग इसी क्लास की बात करें नाइट्रोजन मस्टर्ड की, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन मस्टर्ड होते हैं, ठीक है, तो अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन टू फॉर्म एजरीडीनियम आयन। तो देखिए होता क्या है, जैसे इस नाइट्रोजन मस्टर्ड में हम लोग बात करें तो जैसे इसमें अंदर हमारी एक ड्रग आ जाती है मैक्लोरेथामीन, ठीक है, तो ये देखिए मैक्लोरेथामीन का स्ट्रक्चर ये हो गया। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इस नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर जितनी भी ड्रग है, चाहे हमारा मैक्लोरेथामीन हो, साइक्लोफॉस्फामाइड हो, इन सभी का स्ट्रक्चर लगभग हमारा बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस चेंजेस यहाँ पे इस CH3 में आ जाते हैं, ठीक है। ये इतना पोर्शन हमारा सभी में सेम देखने को मिलेगा जितने भी ड्रग्स हैं, बाकी ये जो CH3 है यहाँ पे चेंजेस होंगे। तो अगर मैक्लोरेथामीन की बात करें तो मैक्लोरेथामीन में हमें यहाँ पे ये CH3 देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी ड्रग्स में कुछ कुछ और देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं पे हमारा रिंग स्ट्रक्चर होता है, कहीं पे और कुछ होता है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी देखिए ये जो मैक्लोरेथामीन है अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो देखिए होता क्या है, ये हमारा जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए हुआ क्या कि ये जो हमारा CH2 और Cl था, ठीक है, तो यहाँ से देखिए Cl यहाँ से अलग हो गया, और ये जो CH2 था ना इसने क्या किया, इसने यहाँ पे देखिए ये हमारा एक CH2, ठीक है, तो ये हमारा एक CH2, और ये जो दूसरा CH2 था इसने यहाँ पे क्या किया, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। देखिए यहाँ पे इस CH2 ने इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब नाइट्रोजन के पास हमारे 4 बॉन्ड बन गए तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और इसको हम लोग नाइट्रोजन का जो है क्वाटरनरी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जनरली हमारा नाइट्रोजन टर्शरी फॉर्म में होता है, ये हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, बाई दिस रिएक्शन टर्शरी अमीन, यानी यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये जो मतलब नाइट्रोजन से जब हमारे 3 कार्बन ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अमीन, ठीक है। तो देखिए ये हमारा टर्शरी अमीन होता है, ठीक है। तो टर्शरी अमीन क्या होता है, हमारा अनस्टेबल क्वाटरनरी कंपाउंड अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये टर्शरी अमीन हमारा क्वाटरनरी अमीन, क्योंकि यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हो गए। अब देखिए हमारे ये कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन ये हमारे काफ़ी एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये फर्दर हमारा जो है एक कार्बोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। कार्बोनियम यानी कि कार्बन के पास जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे। तो देखिए पहले क्या हुआ, जो हमारा मैक्लोरेथामीन है, मतलब ये हमारे जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाते हैं एजरीडीनियम आयन में, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, नाउ दिस अनस्टेबल क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड अल्काइलेट्स 2 ग्वानिन बेसेज एट 7th एटम। अब देखिए ये जो हमारा एजरीडीनियम आयन बना है, ये हमारा जो है 2 ग्वानिन बेस के साथ जाके अटैच हो जाता है। हम लोगों ने यही तो देखा कि ये जो हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये ग्वानिन के 7th पोजीशन पे अपना अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर कर देते हैं। तो अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर करने से क्या मतलब है कि मतलब ये जो है इनका अल्काइल वाला जो चेन होती है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाती है। तो देखिए एक हमारा जो अल्काइलेटिंग एजेंट है वो हमारे 2 ग्वानिन बेस के साथ जाके अटैच होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग देखो, ठीक है, कि यहाँ पे इस एजरीडीनियम आयन ने, ठीक है, क्या किया कि 2 ग्वानिन बेस को कंबाइन किया। अब देखिए ये स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारा ऐसा ही है, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज है, आप लोग ध्यान से समझना। देखो ये नाइट्रोजन यहाँ पे सिंपल है, ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो CH3 है तो ये भी हमारे यहाँ पे। बाकी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ये CH2, ठीक है, तो देखिए ये CH2 अब यहाँ से देखिए यहाँ से Cl अलग हो गया और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो देखिए यहाँ से ये जो बॉन्ड
बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, इसने यहाँ पे हमारे इस ग्वानिन के 7th नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और इस CH2 ने क्या किया, इस CH2 ने यहाँ पे इस वाले के साथ बॉन्ड बना लिया। तो देखिए हमारे यहाँ पे इसने क्या किया, 2 ग्वानिन बेस के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे ग्वानिन के 2 बेस यहाँ पे 7th पोजीशन पे अल्काइलेट हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसी की वजह से इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो है क्रॉस लिंकिंग, यानी कि जो हमारे DNA के अंदर जो भी हमारे बेस हैं उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी एडनिन हमारा या तो साइटोसिन से, सॉरी मतलब मेन चीज़ हमारे इस ग्वानिन के साथ हुआ है ना, तो ये ग्वानिन हमारा क्रॉस लिंक हो जाता है। यानी ये जो है साइटोसिन की बजाय या तो हमारा थाइमिन से जाके अटैच हो गया या तो हमारा एडनिन से जाके अटैच हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा DNA पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ है कि दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे आ जाता है क्रॉस लिंकिंग। तो क्रॉस लिंकिंग का मतलब वही है कि जो द अल्काइल ग्रुप्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट DNA स्ट्रैंड्स और विद इन द सेम स्ट्रैंड। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये हमारी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है, और ये हमारी देखो ये हमारे किसी एक मतलब कि हो सकता है कि ये एक ही DNA स्ट्रैंड में हो, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे इंट्रा DNA, इंट्रा लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग। और अगर हमारा ये मान लीजिए ऐसे मतलब कि इस मतलब ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में हो रही है तो इसको हम लोग बोल देंगे इंटर क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग। तो वही चीज़ है कि 2 अलग अलग में भी हो सकती है और अपने एक ही स्ट्रैंड में भी हो सकती है। दिस प्रिवेंट्स सेपरेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड नेसेसरी फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ये यहाँ पे अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये जो 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, तो ये अलग हो जाता है, ठीक है, ये अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमारा ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है तो इसकी वजह से क्या होता है ये स्ट्रैंड अलग हो ही नहीं पाते हैं, और जब ये स्ट्रैंड अलग नहीं हो पाएगा तो हमारी DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी नहीं, और जब DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं होगी। और हमें यही तो चाहिए कि जो हमारी सेल है वो यहाँ पे डिवाइड होना बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, और जब सेल डिवाइड नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगी, हमारी सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये काम करता है कि सबसे पहले ये क्या करता है कि हमारा इसने क्या किया, DNA स्ट्रैंड के साथ इंटरलिंक कर दिया, और इंटरलिंक करने के बाद क्या करता है कि ये जो DNA के फ्रैगमेंट्स हैं ये हमारे यहाँ पे टूट कर अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये पूरा DNA डैमेज हो जाता है। तो ये पे देखिए वही चीज़ है कि क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होगा, DNA स्ट्रैंड्स हमारे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, अलग ही पूरे खराब हो जाते हैं। तो वही चीज़ है। बाकी थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है DNA डैमेज। तो देखिए अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, द अल्काइलेशन ऑफ DNA कॉजेज स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस एंड ब्रेक्स इन DNA। मतलब इस अल्काइलेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन मतलब वही है कि हमारे ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस ब्रेक्स लीड्स टू एरर ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन एंड इवेंचुअली लीड्स टू सेल डेथ। यानी इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, यानी जो DNA डिवाइड होता है, ठीक है, उसमें एरर आ जाता है और इवेंचुअली हमारी सेल की डेथ हो जाती है। और हमें यही तो चाहिए कि हमारी जो कैंसरस, और देखिए ये चीज़ वही है कि हमारे ये सारी चीज़ें ज़्यादातर कैंसर सेल्स में ही होती हैं। अब कुछ कुछ हमारी अच्छी सेल्स में भी हो जाती हैं तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, थोड़ा साइड इफेक्ट तो होता ही है। Ultimately, the accumulation of DNA damage and inability to repair it lead to cell death, particularly in rapidly dividing cancer cells। मतलब अल्टीमेटली वही होता है कि जो हमारे DNA डैमेज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो रिपेयर होने की एबिलिटी है उसमें यहाँ पे कमी हो जाती है, इनएबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स हैं वो यहाँ पे डेथ हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए वही बात है, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से थोड़ा समरी में देखें तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो इनके अंदर साइक्लाइजेशन होता है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल होने के बाद क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ पे टारगेट करते हैं हमारे ग्वानिन बेस को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है, कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कार्बोनियम आयन, देखिए कार्बोनियम आयन का मतलब यही है कि जब ये Cl अलग होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जब हमारा ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर हमारा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्या होंगे, 2 हमारे ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे इनका अल्काइलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से हमारा DNA डैमेज हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारी सेल डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे होता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाता है हमारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस में हमें यहाँ पे इन 6 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से मैक्लोरिथामिन का हमें स्टार यानी कि सिंथेसिस भी पढ़नी है, तो इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मैक्लोरिथामिन के बारे में तो इसको हम लोग यहाँ पे मस्टिन एससीएल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड थी, ठीक है, और बहुत ही हाईली रिएक्टिव नेचर की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको जो है हमारा आईवी यानी कि इंट्रावेनस यानी इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाता है, और ये हमारा इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी देखा था। यहाँ पे हमें जो है
यहाँ पे जो है CH3 ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सब में जैसा मैंने बताया कि यही CH3 ग्रुप हमारा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो अभी हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही चीज़ है जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखी कि यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो है अपने रैपिड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी कि एजरीडीनियम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, हमारे डीएनए को डैमेज कर देता है, क्रॉस लिंक फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे डीएनए सिंथेसिस को प्रिवेंट यानी कि डीएनए सिंथेसिस को रोक देता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को भी रोक देता है बाय अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप टू डीएनए बेस, यानी कि मोस्टली हमारा ग्वानिन के 7 पोजीशन पे। देखिए ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ ग्वानिन के 7 पोजीशन पे ही हमारा अल्काइलेशन हो, हमारे और भी कभी कभी देखने को मिलता है कि हमारा एडनिन पे भी हो जाता है, ठीक है, थायमिन पे भी हो जाता है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केस में जो अल्काइलेशन है ये हमारा ग्वानिन के 7 पोजीशन पे ही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और बाकी हम लोग यहाँ पे इस क्रॉस लिंक फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बाकी और डिटेल में देखना है, और डिटेल में लिखना है तो वही वाला लिख देना जो हम लोगों ने भी देखा है। सिंथेसिस की बात करें तो देखिए इसकी सिंथेसिस हमारे यहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड से होती है। तो देखिए इसमें हमारे इसके 2 मोल लगते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है कि यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा मिथाइल अमीन यानी कि CH3NH2 के साथ कंबाइन करता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे देखिए ये CH3NH2 में CH3 देखिए वही है, और इस N से क्या हुआ, देखिए ये जो 2 हाइड्रोजन है ये हमारे यहाँ से अलग हो गए, और इन 2 हाइड्रोजन से हमारा देखिए इसके 2 है ना, तो 2 से देखिए क्या हुआ, 2 से हमारे यहाँ पे देखिए एक हमारा ये हो गया CH2, ठीक है, और देखिए ये ऑक्सीजन हमारा यहीं पे, और ये जो यहाँ से हमारे 2 हाइड्रोजन अलग हुए थे, तो देखिए एक हाइड्रोजन हमारा एक ऑक्सीजन के पास आ गया, तो ये हो गया CH2OH। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो हमारा ये बना हुआ है, ठीक है, ये CH2 और ये CH2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेक किया, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो देखिए ये क्या होगा, CH2O, ठीक है। तो देखिए यही तो आके अटैच हो गया, और ये जो H है ये कहाँ से आई, H हमारे यहाँ से आ गया, सिंपल है। 2 H थे तो देखिए एक H एक से आ गया और एक हमारा इसके पास आ गया, और ये हमारे 2 थे तो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हमारी SOCl2 के साथ करा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो है ये 2 OH यहाँ पे अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो है 2 OH की जगह हमारे 2 Cl आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा H2SO4, ठीक है, यहाँ पे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो H2SO4 यहाँ पे हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 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 मैक्रोरेथामिन की सिंथेसिस देखने को मिलती है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा जो है वाइट क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक ऑर्डर होता है, वाटर में और अल्कोहल में सॉल्युबल देखने को मिलता है। यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे हमारा हॉजकिन्स लिम्फोमा, ठीक है, टी सेल लिम्फोमा, उसके बाद हमारे बहुत सर्टेन टाइप्स के नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, ठीक है, उसके बाद हमारे लंग कैंसर, इन सबके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकंड ड्रग की तो ये हमारी जाती है साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब देखिए यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, ये हमारा बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर इम्यूनो सप्रेशन प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। तो देखिए होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पे इसका जो है जनरली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका यूज होता है। जैसे ऑर्गन जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के लिए एक फॉरेन मटेरियल की तरह होता है, ठीक है, फॉरेन एजेंट की तरह होता है। तो हमारी बॉडी उसको जो है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में काम करने लगता है। तो हमें क्या चाहिए, जब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस हो जाए, तो उसमें भी कहीं कहीं इसका यूज देखने को मिलता है। बाकी ये हमारा जो है ओरली और लीवर की तरह हमारे वेल एब्जॉर्ब्ड और मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ वही है कि यहाँ पे ये लिवर में एक्टिवेट होती है, यानी कि ये थोड़ा सा एक हमारी प्रोडक्ट की तरह काम करती है, जिसका एक्टिवेशन हमारा लिवर में होता है। और बाकी इसका स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बाकी सब सेम है, बस उस CH3 की जगह यहाँ पे हमारी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यही है कि साइक्लोफॉस्फामाइड हमारा जो है सेल के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे बात करें द हेपेटिक साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम, मतलब यहाँ पे लिवर के अंदर जो हमारा ये एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450, ये इसको एक्टिवेट
एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, मेक इट साइटोटॉक्सिक मतलब कि सेल किलर बना देता है। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड फॉर्म्स डीएनए क्रॉस लिंक्स, और इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म होता है वो हमारे डीएनए के साथ क्रॉस लिंक फॉर्म कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे ग्वानिन के 7th पोजीशन पे जाकर अटैच हो जाता है। सेम देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग सबका सेम है, और ये हमारा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है और लीड्स टू सेल डेथ, और सेल डेथ हो जाती है। यूजेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे ये एक्यूट ल्यूकेमिया, ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद हॉस्किन्स डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन और लंग कैंसर में इसका यूज देखने को मिलता है। नौ थर्ड ड्रग की बात करें तो हमारा आ जाता है मेल्फारन। तो मेल्फारन की बात करें तो ये हमारा जो है नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है, जिसका लिवो डेक्स्ट्रो आइसोमर और रेसिमिक मिक्सचर हमारा ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, और ये हमारा थोड़ा सा बोन मैरो टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, लेकिन हमारा एक बहुत ही पोटेंशियल एंटी कैंसर एजेंट होता है। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, देखिए वही है, यहाँ पे CH3 जगह हमारा इतना ग्रुप आगे अटैच हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वही है कि हमारा डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, क्रॉस लिंकेज फॉर्म कर देता है। यूजेस की बात करें तो हमारा जो है मल्टीपल मायलोमा और यहाँ पे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर में इसका यूज देखने को मिलता है। ना बात करें हम लोग यहाँ पे फोर्थ ड्रग की तो हमारा आ जाता है क्लोराम्ब्यूसिल। तो ये हमारा एक काफ़ी स्लो एक्टिंग अल्काइलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, और इसके अंदर भी थोड़ी बहुत इम्यूनो सप्रेसेंट एक्टिविटी होती है। स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्रॉस लिंक फॉर्म कर देता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीएनए सेल डेथ हो जाती है। यूजेस की बात करें तो हमारे जो है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, हॉस्किन्स, नॉन हॉस्किन्स और ओवेरियन कैंसर में इसका यूज देखने को मिलता है, ठीक है। और ब्यूसल्फॉन की बात करें तो ब्यूसल्फॉन देखिए ये हमारा थोड़ा सा नाइट्रोजन मस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा एल्काइल सल्फोनेट ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्टिव होता है, ठीक है, बोन मैरो में हमारा जो है इम्यूनो सप्रेशन की तरह काम करता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वही है कि अल्काइल ग्रुप अटैच कर देता है, जिसकी वजह से डीएनए क्रॉस लिंक हो जाता है। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, और उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जो है हमारा ये यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ प्री ट्रांसप्लांटेशन एजेंट, ठीक है, यानी कि ट्रांसप्लांट करने से पहले यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा अपना इफेक्ट ना शो करे। और थायोटेपा की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ड्रग हो जाती है इसके अंदर। तो ये हमारी जो है इथाइलिन अमीन ग्रुप से बिलोंग करती है, और जैसा इसका थायो यानी कि सल्फर ग्रुप देखने को मिलता है, और इसके अंदर हाई टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी वही है कि हमारा एल्काइलेट कर देता है, ब्रेक कर देता है डीएनए स्ट्रैंड को, और उसके बाद यहाँ पे यूज हमारे यहाँ पे इसका ब्रेस्ट, ओवेरियन, ब्लैडर कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे कंप्लीट एल्काइलेटिंग एजेंट्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है एंटी मेटाबोलाइट्स। तो देखिए यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स का क्या मतलब है। एंटी मेटाबोलाइट्स यानी कि मेटाबोलाइट्स के अगेंस्ट में काम करने वाले। अब मेटाबोलाइट्स देखिए क्या होते हैं, तो मेटाबोलाइट्स सिंपली हमारे मेटाबॉलिज्म का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो देखिए कुछ हमारे ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में, जो हमारे कह सकते हो डीएनए में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो देखिए ये जो हम लोगों ने देखा था प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन, पिरिमिडीन, ये क्या थे, ये हमारे नाइट्रोजनस बेस थे ना, याद है आप लोग को, अभी हम लोगों ने देखा ये जो नाइट्रोजनस बेस थे यही तो है हमारे प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो ये दोनों भी क्या होते हैं, हमारे एक टाइप के मेटाबोलाइट होते हैं, और इन दोनों के अलावा एक हमारा तीसरा मेटाबोलाइट होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। तो ये तीनों हमारे ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जो कि डीएनए में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखिए प्यूरिन के अंदर क्या होता है, एडनिन, ग्वानिन, ये दोनों बेस देखने को मिलते हैं डीएनए में, और पिरिमिडीन के अंदर हमारा थायमीन, साइटोसिन, ये दोनों बेस हमारे डीएनए के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डीएनए में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ये दोनों। और उसके बाद फॉलिक एसिड, तो देखिए ये जो हमारा थायमीन होता है, ठीक है, तो इसके सिंथेसिस में भी, इसके सिंथेसिस में और भी हमारे बहुत सारे प्यूरिन्स और पिरिमिडीन के सिंथेसिस में हमारा फॉलिक एसिड बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो ये तीनों हमारे टाइप के ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जो कि डीएनए के सिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि इन तीनों को यहाँ पे थोड़ा सा इनहिबिट कर दे, मतलब इन तीनों की फॉर्मेशन को या फिर इन तीनों के काम करने के तरीके को अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरीके से रोक दें, तो क्या होगा भाई, ये तीनों ही तो डीएनए बना रहे हैं। अगर ये तीनों काम नहीं करेंगे अच्छे से तो डीएनए बनेगा नहीं, और जब डीएनए नहीं बनेगा तो हमारी सेल डेथ हो जाएगी, और जब सेल डेथ हो जाएगी तो सेल डिवाइड नहीं होगी, और हमें यहाँ पे कैंसर जो है थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स आर बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एंटी कैंसर एजेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू मेटाबोलाइट्स। तो देखिए होता क्या है कि ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स है ना, इनका जो स्ट्रक्चर है ये हमारा जो है लगभग इस प्यूरिन, पिरिमिडीन्स और फॉलिक एसिड की तरह सिमिलर होता है। देखिए इसके अंदर भी 3 क्लास होती हैं, एक होता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, एक होता है पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट, एक होता है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट। तो देखिए जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है वो हमारा इसके जैसा होगा, पिरिमिडीन हमारा इसके पिरिमिडीन के जैसा होगा, और फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट हमारा इसके जैसा होगा। तो मतलब स्ट्रक्चरली ये इनके सिमिलर होते हैं, ठीक है।
दैट आर एसेंशियल, मतलब कि कौन से मेटाबोलाइट्स हमारे जो कि हमारे सेल की सिंथेसिस यानी कि डीएनए के लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे कि हमारा प्यूरिन, पिरिमिडीन और फॉलिक एसिड। मतलब इन तीनों मेटाबोलाइट के जैसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स। दे एक्ट आइदर बाय इनहिबिटिंग देयर सिंथेसिस, मतलब कि या तो ये इनकी सिंथेसिस को रोक देते हैं, और बाय कंपीटिंग विद देम इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, या तो ये क्या करते हैं कि या तो इनकी सिंथेसिस को ही रोक देते हैं, या तो इनके साथ कंपीट, मतलब कि इसकी जगह खुद जाके डीएनए में जाके अटैच हो जाते हैं। मतलब प्यूरिन एंटागोनिस्ट जो ड्रग होगी वो क्या होगी कि प्यूरिन बेस की जगह खुद जाके डीएनए में अटैच हो जाएगी। अब बताइए, जब यहाँ पे इसकी प्यूरिन की जगह मतलब एडेनिन और ग्वानिन की जगह इसी के जैसा दिखने वाला अगर कोई बेस अटैच हो गया तो क्या होगा भाई, डीएनए के तो यही दोनों चाहिए, इनके जैसा दिखने वाला तो चाहिए नहीं, तो डीएनए खराब हो जाएगा, यानी फॉल्स डीएनए, फेक डीएनए बन जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, दे इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल सेल फंक्शनिंग। ठीक है, तो नॉर्मल सेल फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स कॉमनली किल द सेल इन एस फेज। तो देखिए ये एस फेज का क्या मतलब है, अब इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को सेल डिवीजन समझना पड़ेगा। देखिए हम लोग सिर्फ उतना देखेंगे जितना हमारे लिए यूजफुल है। देखिए अगर हम लोग सेल डिवीजन की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो हमारी सेल है वो एक सेल हमारी दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए इसके अंदर ये सेल डिवीजन की प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हमारे दो फेस होते हैं, एक होता है इंटरफेस, एक होता है एम फेस। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंटरफेस की बात करें तो इसके अंदर भी हमारे तीन फेस होते हैं, एक होता है हमारा G1 फेस, फर्स्ट ग्रोथ फेस, एक होता है हमारा S फेस, सिंथेसिस फेस, और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे G2 फेस यानी कि सेकंड ग्रोथ फेस। तो देखिए होता क्या है कि इन सभी में भी अगर हम लोग यहाँ पे अपने S फेस की बात करें, ठीक है, तो देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये एस फेस हमारा, इसको हम लोग जो है सिंथेसिस फेस के नाम से जानते हैं, और इसी में हमारा होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जो हमारा डीएनए का जो कॉपी बनना होता है। देखिए होता क्या है कि जब एक सेल हमारी डिवाइड होती है तो दो सेल में कन्वर्ट होती है, तो ये जो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, डीएनए होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सेल उनकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। भाई देखो, जब एक डीएनए है, ठीक है, अब एक डीएनए है तो एक डीएनए से जब दो डीएनए बनेगा तभी तो ये हमारे दोनों सेल में अलग अलग जाके ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो डीएनए है वो यहाँ पे कॉपी बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक डीएनए की यहाँ पे कॉपी, मतलब कि दो डीएनए में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। और ये किस फेज में होता है, ये हमारे इस एस फेज में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये हमारी सेल डिवीजन के एस फेज में जाके सेल को किल करते हैं। ठीक है, तो ये सेल साइकिल स्पेसिफिक होते हैं। देखिए दो टर्म होता है, एक टर्म होता है सेल साइकिल स्पेसिफिक। तो देखिए सेल अभी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, देखिए एक हो गया सेल साइकिल स्पेसिफिक और दूसरा टर्म हो गया सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। तो देखिए जो हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हमारी किसी स्पेशली सेल साइकिल के किसी फेस में जाके काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हमारे ये एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए तो ये हमारे सेल साइकिल के एस फेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेल साइकिल स्पेसिफिक हो गए, मतलब ये किसी स्पेशली सेल साइकिल के किसी फेस में जाके काम करेंगे, तो ये सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हो गई। और जो ड्रग्स हमारी किसी भी सेल साइकिल के फेस में नहीं बल्कि वो कहीं भी जाके सेल को किल कर सकती हैं, मतलब किसी भी फेस में सेल को मार सकती हैं, वो हमारी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हो जाती हैं। तो जो हम लोगों ने एल्काइलेटिंग एजेंट्स देखे वो हमारे सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक थे, मतलब वो सेल के किसी भी फेस में सेल को किल कर सकते हैं। लेकिन ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये हमारे मेनली एस फेस में जाके सेल को किल करते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारी तीन क्लास आ जाती हैं, फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पिरिमिडीन। देखो फोलेट हमारा सिंपल फॉलिक एसिड ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे मेथोट्रेक्सेट आ जाता है। ठीक है, ये भी हमारी स्टार ड्रग हो गई तो इसका सिंथेसिस पढ़ना है। प्यूरिन एंटागोनिस्ट के अंदर हमारा मर्केप्टोप्यूरिन, थायोगुआनिन, ठीक है, और एजाथियोप्रिन, ठीक है, तो ये आ जाता है। और उसके बाद पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट में हमारा यहाँ पे फ्लोरियोरासिल, फ्लॉक्सियोरिडिन और साइटाराबिन, ये तीनों ड्रग्स हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा अलग अलग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फॉलेट एंटागोनिस्ट के बारे में। तो देखिए फॉलेट एंटागोनिस्ट हमारी यहाँ पे एंटी फॉलिक या फिर एंटी फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद देखिए इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग दैट इंटरफेयर्स विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉलिक एसिड। तो देखिए जैसा इसका नाम है फॉलेट एंटागोनिस्ट, तो ये फॉलिक एसिड की तरह दिखने वाली ड्रग्स होंगी और ये हमारी फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में जाके उसको इनहिबिट करती है। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती हैं। एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। और देखिए ये जो फॉलिक एसिड है ये हमारा बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो कि डीएनए की सिंथेसिस में रिक्वायर होता है। अब कैसे होता है वो हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे। These drugs are partially effective in treating rapidly dividing cancer cells but can also affect healthy cells। तो देखिए वही है कि वैसे ही हमारी कैंसर सेल्स में तो इफेक्टिव होती हैं लेकिन हमारी हेल्दी सेल्स को भी इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये तो सभी ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता ही है हमारे एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट्स में। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही चीज़ है कि ये जो हमारी देखिए होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। देखिए ये थोड़ा सा भी पेंसिल से इसको हम लोग यहाँ पे बाद में पेन से बना देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। होता क्या है, देखिए जो हमारा फॉलेट है या फिर फॉलिक एसिड, देखो इसमें कंफ्यूज मत होइए, फॉलेट फॉलिक एसिड ही होता है।
तो देखिए होता क्या है, फॉलेट जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये फॉलेट सबसे पहले कन्वर्ट होता है हमारे यहाँ पे DHF यानी डाई हाइड्रोफोलेट में, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, DHFR, डाई हाइड्रेट फॉलेट रिडक्टेज, ठीक है, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये हमारा एंजाइम होता है। अब ये जो DHF है ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाता है THF यानी कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट में, ठीक है, मतलब DHF हमारा कन्वर्ट हो जाता है THF में। और यहाँ पे भी हमारा सेम यही DHFR यानी कि डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम काम करता है। और ये जो THF है ये हमारा एक मेथाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल THF यानी कि MTHF में। और ये MTHF क्या होता है, ये हमारा फर्दर जो है DHF में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। और यहाँ पे होता क्या है कि जब ये मिथाइल THF हमारा DHF में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा DUMP यानी कि डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है DTMP यानी डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है, जिसके अंदर हमारा थायमीन बेस होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है DNA के सिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। मतलब ये हमारा क्या होता है, हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, जो कि DNA में यूज होता है। तो ये हमारा मतलब ओवरऑल DNA में बहुत ही सिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा और भी प्यूरिन पिरिमिडीन बेस की सिंथेसिस में भी थोड़ा सा ये रोल प्ले करता है, बट मेन हमारा DTMP की सिंथेसिस में एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा फॉलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो हमारे फॉलेट एंटागोनिस्ट होते हैं ये हमारे DHFR को यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, मतलब इस डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है DHF हमारा THF में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो ये फर्दर आगे की प्रोसेस होगी नहीं, तो ये हमारा DUMP DTMP में कन्वर्ट नहीं होगा, DNA सिंथेसिस इनिबिट हो जाएगी और हमारी सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे काम करता है। तो फॉलिक एसिड हमारा एक बहुत ही एसेंशियल डाइटरी फैक्टर होता है, मतलब इसको डाइट से लेना जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फॉलेट एंटागोनिस्ट सच एज मेथोट्रेक्सेट, तो ये हमारा इसका एक इसके अंदर हमारा एक एग्जांपल होता है, ठीक है, हमारी ड्रग होती है। तो ये क्या करता है, ये हमारे स्पेसिफिकली हमारे डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कर देती है, ठीक है। और ये हमारा देखो ये जो हमारा DHFR है यानी डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है DHF को THF में कन्वर्ट करने के लिए। और THF हमारा क्या होता है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म होती है फोलेट की, ठीक है, जो कि हमारी एसेंशियल होती है प्यूरिन की सिंथेसिस में, ठीक है। और जो भी हमारा DTMP होता है मतलब मेन हमारा इसकी सिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जो कि हमारे DNA एंड RNA के प्रोडक्शन में नेसेसरी होते हैं। दे मोस्टली किल्स द सेल एस फेस, और ये क्या करता है, ये हमारा मेनली एस फेस में काम करता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे मेथोट्रेक्सेट की बात करें तो ये हमारी एक स्टार ड्रग है, इसका सिंथेसिस भी आपको पढ़ना है। तो मेथोट्रेक्सेट हमारी एक बहुत ही ओल्डेस्ट और हाईली इफेक्टिव एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वही है कि मेथोट्रेक्सेट हमारा वही है कि फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है, ठीक है। कहाँ काम करती है, हमारे DHFR पे बाइंड हो जाती है और उसके बाद हमारे यहाँ पे सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज हमारे ये येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन बॉर्डर होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्युबल देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसकी सिंथेसिस की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ 2,4,5,6 टेट्रामीन पैरिमिडीन हमारा कंबाइन करेगा 2,3-डाइब्रोमोप्रोपेनॉल के साथ। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा, इसको आप लोग ध्यान से यहाँ से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, ये जो हमारा स्ट्रक्चर देखिए फाइनली हमें यही मेथोट्रेक्सेट मिलना है। तो ये देखिए इसमें हुआ क्या कि ये जो हमारा NH2 है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये NH2H अलग हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो गए। और यहाँ से देखिए ये हमारा एक, ये देखिए ये जो हमारा CH Br है, ठीक है, तो यहाँ से ये Br अलग हो गया, ठीक है, और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और Br अलग हो गए और ये जो CH और CH है इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने यहाँ पे इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मतलब हमारी एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो गई। और ये जो CH2Br था, तो देखिए ये CH2Br का CH2 यहाँ आ गया और ये जो Br है, अब ये Br यहाँ से अलग हुआ और यहाँ पे देखिए इस वाले कंपाउंड में आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए ये जो हमारा NHCH3 है, ठीक है, NHCH3 है, तो यहाँ से H और यहाँ से Br HBr के फॉर्म में अलग हुआ और इस CH2 के साथ देखिए ये इतना पोर्शन आके अटैच हो गया, ठीक है। मतलब आप लोग थोड़ा समझिएगा ना कि ये इतना पोर्शन यहाँ से आके ऐसे अटैच हुआ और उसके बाद देखिए बाकी ये सिंपल यही आके आगे जुड़ गया, ठीक है। मतलब ये हमारी इस तरीके से फॉर्म हो गई, देखिए बाकी सेम ही है, C+O NH, ठीक है। और ये देखिए ये CH और ये COOH, ठीक है, और उसके बाद ये CH2 और ये COOH, ठीक है। तो मतलब इन ये तीनों यहाँ पे रिएक्ट करके हमारा यहाँ पे फाइनली मेथोट्रेक्सेट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी यूजेस की बात करें तो यहाँ पे इसका जो है लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और नेक और हेड कैंसर में भी हमारा यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन के साथ और दवाओं के साथ यूज किया जाता है, ठीक है।
नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्यूरिन एंटागोनिस्ट के बारे में, तो देखिए फॉलिक एसिड फॉलेट एंटागोनिस्ट में हमारी एक ही ड्रग थी मेथोट्रेक्सेट, और उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट के बारे में। तो देखिए सिंपल, ये हमारे प्यूरिन के सिंथेसिस को इनिबिट करेगी, ठीक है। ये हमारी ड्रग्स होती हैं जो कि एंटी मेटाबोलाइट के अंदर कंबाइन करती हैं, मतलब बिलोंग करती हैं, और दैट इंटरफेयर्स विद द सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ प्यूरिन, यानी कि ये प्यूरिन के साथ जो है इंटरफेयर करती हैं, जो कि हमारा एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक होता है डीएनए और आरएनए का। आप सभी को पता है प्यूरिन बेसेज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फ्यू ड्रग्स बिलोंगिंग टू द क्लास। अब हमारी जो सिलेबस के अंदर हमें जो पढ़ना है, उसके अंदर हमें पढ़ना है मर्केप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन और एजाथियोप्रिन, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, और मर्केप्टोप्यूरिन का हमें सिंथेसिस भी पढ़नी है, ठीक है। अब मर्केप्टोप्यूरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्यूरिन एंटागोनिस्ट सच है, अब जैसे हमारे प्यूरिन एंटागोनिस्ट जो होते हैं, जैसे इसके अंदर हमारा कौन कौन से ड्रग्स हैं, मर्केप्टोप्यूरिन हो गया, थायोग्वानिन हो गया, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं नेचुरल प्यूरिन बेसेज, यानी कि प्यूरिन बेस के अंदर हमारे कौन कौन से एडेनिन और ग्वानिन, यही दोनों तो होते हैं, तो ये हमारे इन्हीं की तरह सिमिलर होते हैं। वंस इनसाइड द सेल, यानी कि एक बार जब इस सेल के अंदर जाते हैं, दीज ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि एक बार जब यहाँ पे सेल के अंदर जाते हैं तो ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होते हैं, ये यहाँ पे हमारे इनकॉर्पोरेट, यानी कि डीएनए के अंदर जाके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, मतलब उसी के अंदर जाके फिट हो जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। या फिर आरएनए स्ट्रैंड्स के ड्यूरिंग द एस फेज, यानी कि सिंथेसिस फेज के दौरान, और इसकी वजह से क्या होता है, दिस इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि जब यहाँ पे हमारे डीएनए के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फॉल्टी न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए हुआ क्या, देखिए थोड़ा आप लोग समझिए कि ये हमारे क्या है, ये हमारे एडेनिन और ग्वानिन की तरह दिखने में है, तो डीएनए के अंदर क्या हुआ, डीएनए को चाहिए था एडेनिन और ग्वानिन, जबकि यहाँ पे हुआ क्या कि इसकी जगह हमारा जाके यहाँ पे जैसे हमारा मर्केप्टोप्यूरिन हो गया, थियोग्वानिन हो गया, मतलब कि जो हमारे प्यूरिन एंटागोनिस्ट थे वो यहाँ पे इसकी जगह जाके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गए, मतलब डीएनए में होना चाहिए था एडेनिन ग्वानिन को, जबकि हो गए हमारे यहाँ पे प्यूरिन एंटागोनिस्ट, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से हमारा फॉल्टी न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि हमारा फॉल्स कह सकते हो डीएनए या फिर आरएनए बन जाएगा, जिसकी वजह से लीडिंग टू डिसफंक्शनल और इनकम्प्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो नहीं पाएगी, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाया, विच इनिबिट्स द सेल एबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपरली, जिसकी वजह से सेल की जो फंक्शन करने की एबिलिटी है वो यहाँ पे इनिबिट हो जाएगी। दे ऑल्सो इंटरफेयर्स विथ आईएमपी डिहाइड्रोजनेस। आईएमपी डिहाइड्रोजनेस मतलब ये हमारा एक एंजाइम होता है जो कि हमारे आइनोसिनिक मोनोफॉस्फेट या फिर आइनोसिनिक एसिड को, देखिए थोड़ा सा आप लोग को इसके लिए ना हमारे डीएनए और आरएनए, मतलब कि सॉरी, ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इनके मतलब कि इनकी सिंथेसिस की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ये कैसे बनते हैं। अब इतना रेडियल में तो आप लोग जाओगे नहीं, तो सिंपली समझो हमारा ये जो एडेनिन और ग्वानिन है ये हमारे यहाँ पे बनते हैं आईएमपी के कन्वर्जन से, ठीक है। तो आईएमपी का कन्वर्जन होता कब है, ये तब होता है जब हमारा आईएमपी डिहाइड्रोजनेस एंजाइम काम करता है, तो ये क्या करते हैं, ये इसके साथ भी इंटरफेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा आईएमपी है, आइनोसिनिक मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये हमारा एडेनिन और ग्वानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसकी सिंथेसिस भी स्टॉप हो जाती है। तो देखिए वही चीज़ है, या तो ये इसकी सिंथेसिस को बंद कर देंगे, या तो ये इसकी जगह जो है खुद जाके कॉम्पीट करके हमारा अटैच हो जाएंगे और हमारी डीएनए को खराब कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देखें तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट क्या होता है, सबसे पहले अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमारा डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में डीएनए स्ट्रैंड्स की ब्रेकेज हो जाती है और डीएनए सिंथेसिस भी रुक जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस तरीके से डीएनए सिंथेसिस भी रुक जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले ड्रग आ जाती है हमारी मर्केप्टोप्यूरिन। अब देखिए यहाँ पे इसका सिंथेसिस भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारी टाइप की प्यूरिन एंटागोनिस्ट होती है, ठीक है, और एंटी मेटाबोलाइट ड्रग होती है, ठीक है, और इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर, और थोड़ा सा यहाँ पे ये हमारे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करती है और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है वही है कि हमारे यहाँ पे ये जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। वंस एडमिनिस्टर्ड मतलब एक बार लेने के बाद क्या होता है, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में जो, और इसका एक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, इसके बहुत सारे एक्टिव फॉर्म होते हैं, जैसे हमारा थायो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया, थायोग्वानिन न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये हमारे इसके एक्टिव फॉर्म होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। और कन्वर्ट कैसे होते हैं, हमारा एक एंजाइम हेल्प करता है, हाइपोजैंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। इस एंजाइम की मदद से ये जो हमारा मर्केप्टोप्यूरिन है ये हमारे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो दीज एक्टिव मेटाबोलाइट्स इनहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ आईएमपी, मतलब कि जो हमारा आइनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है इसके कन्वर्जन को हमारा एडेनिन और ग्वानिन में इनहिबिट कर देते हैं, मतलब ये हमारा एडेनिन और ग्वानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनकी सिंथेसिस यानी इनका फॉर्मेशन हो नहीं पाता है और डीएनए और आरएनए यहाँ पे अच्छे से बन नहीं पाते हैं, ठीक है। 6MP ऑल्सो और वर्क्स, मतलब कि जो हमारा 6 मर्केप्टोप्यूरिन है ये हमारा ऑल्सो मतलब ये एक और तरीके से भी काम करता है। कैसे, ये हमारा डीएनए आरएनए के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट, मतलब कि एडेनिन और ग्वानिन की जगह खुद जाके डीएनए और आरएनए में फिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा
कॉजिंग फर्दर डिसरप्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फंक्शन, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड फंक्शन डिसरप्ट हो जाते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन कैंसर सेल्स, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स के अंदर हमें यहाँ पे एक साइटोटॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलने लगता है, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे ये जो है एक येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है और अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्युबल देखने को मिलता है। सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इसकी हाइपोजेंथिन क्या होता है हमारा यहाँ पे पायरिडीन और POCl3 के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ से हमारा Cl जो है इस OH को रिप्लेस करके इसकी जगह अटैच हो जाता है, और उसके बाद जब इसकी रिएक्शन हमारी NaHCN के साथ होती है तो देखिए यहाँ पे इस Cl की जगह HCN आ जाता है और ये Cl हमारा इस Na के साथ NaCl के फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है। और फर्दर क्या होता है, फर्दर ये HCN हमारा यहाँ पे वाटर के साथ यहाँ पे कंबाइन करके ये Cn हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे H2O से H हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा 6 मर्केटिव फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाता है, सिंपल है। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक्यूट ल्यूकेमिया, नॉन हॉस्किन्स लिम्फोमा और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में इसका यूज देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने थायोग्वानिन के बारे में। तो थायोग्वानिन हमारे एक टाइप का प्यूरिन एनालॉग होता है, ठीक है। मतलब ये भी हमारा, देखिए एनालॉग का मतलब होता है कि सेम उसके जैसा दिखने वाला, ठीक है। तो एनालॉग, एंटागोनिस्ट आप लोग समझ रहे हो कि जो उसके जैसा दिखता हो, ठीक है। तो दोनों सेम ही वर्ड है, थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो बाकी हमारे यहाँ पे एक्यूट ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा इसका यूज होता है। स्ट्रक्चर हमारा इसके कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। लगभग हमारा जो है मर्केप्टिव प्यूरिन की तरह ही होता है, ठीक है। थायोग्वानिन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट एंड इंटरफेयर्स विद प्यूरिन सिंथेसिस। तो वही चीज़ है कि हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट में ये भी कन्वर्ट होता है, प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। अब ये हमारा 3 टाइप से काम करता है, जैसे हमारा डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस। तो देखिए प्यूरिन सिंथेसिस मतलब डी नोवो मतलब कि यहाँ पे इसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो उसमें भी इनहिबिट कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटर कन्वर्जन प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का इनहिबिट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे डीएनए और आरएनए में भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है। यूजेस की बात करें तो हमारा एक्यूट ल्यूकेमिया और हमारा जो है एक्यूट ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में साइटाराबिन, मतलब ये हमारा एक टाइप का पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट होता है। इसके साथ कंबाइन करके इसका यूज जो है एक्यूट ल्यूकेमिया में किया जाता है, ठीक है ना। बात कर लोग यहाँ पे एजाथायोप्राइन के बारे में, तो ये भी हमारे एक टाइप की प्यूरिन एनालॉग होती है और मर्केप्टिव प्यूरिन की प्रो ड्रग होती है, मतलब कि लीवर में जाने के बाद ये मर्केप्टिव प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल है, बॉडी में जाने के बाद। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे वही है कि चूंकि ये मर्केप्टिव प्यूरिन की ही हमारी सेम होती है, तो ये हमारा जो है सेम काम करेगी, ठीक है। डीएनए आरएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। उसके बाद डीएनए आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देगी, ठीक है। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की तरह, देखिए इसका जो यूज है ना, ये एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की तरह कम होता है और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह ज़्यादा होता है। मतलब इसको यूज हमारे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड क्लास की, अपने एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स के अंदर, जो कि हमारा जाता है पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट। तो देखिए पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट हमारी यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर ये क्लास होती है, जिसमें क्या होता है कि ये हमारे पिरिमिडीन के जैसी होती है, मतलब कि ये हमारे एक्ट करती हैं बाय मिमिकिंग मतलब कोई कॉपी करना, ठीक है। तो ये पिरिमिडीन बेस की तरह ही होते हैं दिखने में, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है डीएनए आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारी 3 ड्रग आ जाती हैं, फ्लोरयूरासिल, साइटाराबिन और फ्लॉक्सयूरिडिन। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही है कि ये हमारे जो है डी नोवो सिंथेसिस, मतलब पिरिमिडीन की डी नोवो सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। मतलब इसके अंदर जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको यहाँ पे ये इनहिबिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारी जो फ्लोरोयूरासिल होती है, ये हमारी थायमिडाइरेट सिंथेस, मतलब ये हमारा एक एंजाइम होता है, इसको इनहिबिट कर देती है। अब ये जो एंजाइम है, एन एंजाइम क्रूशियल फॉर कन्वर्टिंग यूरिडीन इनटू थायमिडीन, अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो ये जो एंजाइम है, ये हमारा क्या करता है, यूरिडीन को थायमिडीन में कन्वर्ट करता है। और जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिडीन हमारा थायमिडीन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब थायमिडीन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारा डीएनए बनेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा डीएनए का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है। सम पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कि कुछ हमारे पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट डीएनए और आरएनए में भी इनकॉर्पोरेट, मतलब वही है कि उसके अंदर मतलब अटैच हो जाते हैं, ठीक है। डिसरप्टिंग नॉर्मल न्यूक्लिक एसिड फंक्शन, जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे डिसरप्ट हो जाते हैं। बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर मैकेनिज्म, दीज ड्रग्स इवेंचुअली लीड्स टू सेल डेथ, स्पेशली इन रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स। और देखो इन सभी की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली हमारी सेल की डेथ हो जाती है। तो देखिए ये हमारे कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको आप लोग सभी इन तीनों ड्रग्स में यूज कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग इन तीनों को अलग अलग देखें
तो देखिए फ्लोर यूरासिल हमारे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे वही है कि हमारे जो है थायमिडाइलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है और जिसकी वजह से हमारी सेल डेथ हो जाती है। यूजेस की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट और स्किन कैंसर्स में करते हैं, ठीक है। नाउ फाइनली हम लोग बात करें अपने फ्लॉक्सयूरिडिन के बारे में, तो ये भी हमारी यहाँ पे एक टाइप की पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट होती है और ये भी हमारी क्या होता है, मेटाबलाइज होने के बाद यहाँ पे 5 फ्लोर यूरासिल, मतलब वही जो हम लोगों ने अभी फर्स्ट ट्रक देखी उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे मेटाबलाइज मतलब वही है कि 5 फ्लोर यूरासिल में मेटाबलाइज हो जाती है। अब देखिए अलॉन्ग विथ डीएनए सिंथेसिस, मतलब कि डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करने के अलावा ये हमारी आरएनए फॉर्मेशन को भी इनहिबिट कर देती है बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू यानी कि आरएनए के अंदर जाके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा एक फॉल्स आरएनए बन जाता है, तो हमारा आरएनए सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाता है। यूजेस की बात करें तो हमारे जो है जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एडिनोकार्सिनोमा यानी जीआईटी में जो कैंसर होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे मतलब वो हमारा लिवर में जाके फैल ना जाए उसको यहाँ पे इनहिबिट कर देता है। देखो मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि फैलना, ठीक है, मतलब जब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस, तो उसको यहाँ पे प्रिवेंट करने का काम करता है। और फाइनली यहाँ पे इसके अंदर हमारी लास्ट ड्रग आ जाती है साइटाराबिन, ठीक है। तो साइटाराबिन भी हमारी यहाँ पे पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट में बिलोंग करती है अंडर द एंटी नियोप्लास्टिक एंटी मेटाबोलाइट। यहाँ पे इसका ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं है, बाकी ऐसा माना जाता है कि हमारा ये जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अब ये हमारा एक एंजाइम होता है जो कि हमारे डीएनए के रेप्लिकेशन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, तो उसको यहाँ पे ये इनहिबिट करने का काम करती है। यूजेस की बात करें तो हमारा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और बहुत सी अदर टाइप्स के ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने यहाँ पे थर्ड टाइप के एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में, जो कि हमारा जाता है एंटीबायोटिक्स। अब देखिए एंटीबायोटिक्स का वैसे जनरली तो हमारा यूज जो है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारी एंटीबायोटिक्स ऐसी भी देखी गई जो कि हमारी कैंसरस सेल्स को रोकने में हेल्पफुल थी, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे उन्हीं एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीबायोटिक्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलती हैं, बाकी दे हैव बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। मतलब रिसेंटली देखा गया कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की तरह भी काम करती हैं, ठीक है। तो रिसेंटली इनको ऐसा पहचाना गया। बाकी ये हमारी दीज आर द क्लास ऑफ ड्रग्स नोन फॉर देयर एबिलिटी टू इनहिबिट द कैंसर सेल ग्रोथ, तो ये हमारी कैंसर सेल ग्रोथ को यहाँ पे इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में इसके अंदर हमें यहाँ पे जो है डैक्टिनोमाइसिन, डाउनोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन और ब्लियोमाइसिन के बारे में पढ़ना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे जो इन चारों में ही यूज हो जाएगा, बाकी इसके बाद हम लोग अलग अलग तो देखेंगे ही, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स यूज्ड एंड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट वर्क थ्रू सेवरल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक मैकेनिज्म है, ये बहुत सारे मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। इसके अंदर कुछ हम लोग देखते हैं, जैसे पहला आ जाता है इंटरकैलेशन इनटू डीएनए। देखिए इंटरकैलेशन का भी मतलब वही है कि हमारा डीएनए के अंदर जाके ये जो है कह सकते हो अटैच हो जाती हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स सच एज डॉक्सोरोबिसिन एंड डायनोरोबिसिन इंजर्ड देमसेल्व्स बिटवीन डीएनए बेस पेयर्स, मतलब कि डीएनए बेस के पेयर्स के बीच में जाके इंसर्ट हो जाती हैं। इंसर्ट मतलब कि कह सकते हो अपने आप को मतलब उसके अंदर मतलब सिचुएट कर लेती है, मतलब उसके अंदर स्थापित कर लेती है, ठीक है। विच इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल फंक्शन ऑफ डीएनए, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा नॉर्मल डीएनए फंक्शन इनहिबिट मतलब इंटरफेयर होने लगता है। दिस इंटरकैलेशन डिस्टर्ब्स डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेयर हो जाता है, ठीक है। उसका ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए का प्रोटीन आरएनए में कन्वर्ट होना भी इनहिबिट हो जाता है, लीडिंग टू सेल साइकिल अरेस्ट एंड एपोप्टोसिस। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी सेल साइकिल मतलब जो हमारी सेल है, ठीक है, वो सेल साइकिल में अरेस्ट मतलब कि अरेस्ट का मतलब वही है कि सेल साइकिल में फंस जाती है, मतलब वो डिवीजन अच्छे से हो नहीं पाता है और यहाँ पे एपोप्टोसिस हो जाती है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो देखिए हमारी बॉडी में ना एक मैकेनिज्म होता है एपोप्टोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो बेकार सेल्स है वो यहाँ पे हमारी बॉडी खुद ही उनको मार देती है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, देखिए कैंसरस सेल्स भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी तो होती नहीं है, बेकार सेल्स होती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा कर देती है कि ये एपोप्टोसिस से बच जाती हैं, एस्केप कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इंटरकैलेशन हो जाता है तो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उनको किल करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ना इसका सेकंड मैकेनिज्म होता है हमारा इनहिबिशन ऑफ टोपो आइसोमरेज। तो देखिए यहाँ पे टोपो आइसोमरेज क्या होता है,
इन एडिशन टू इंटरकैलेशन, यानी इंटरकैलेशन के अलावा ये हमारी टोपो आइसोमरेज सेकेंड 2, मतलब कि टोपो आइसोमरेज 2 हमारा एक एंजाइम होता है, उसको भी इनहिबिट कर देती हैं। और ये जो एंजाइम है ये हमारा जो है डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, तो इसको भी यहाँ पे इनहिबिट कर देती है। दिस इनहिबिशन कॉजेज डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेकेज। अब इस इनहिबिशन की वजह से क्या होता है कि हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है, और वो जो उनका रिपेयर प्रोसेस होता है वो यहाँ पे इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेल डेथ हो जाती है। अब थर्ड मैकेनिज्म इसका हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो ये हमारे कुछ फ्री रेडिकल्स, मतलब कि फ्री रेडिकल्स आप लोग समझ रहे होंगे जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनका फॉर्मेशन भी कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है एंटीबायोटिक्स सच एज ब्लियोमाइसिन्स, मतलब कि कुछ हमारी एंटीबायोटिक जैसे हमारा ब्लियोमाइसिन क्या होता है हमारे फ्री रेडिकल्स जनरेट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे डीएनए में एक ऑक्सीडेटिव डैमेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है लीडिंग टू सिंगल एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेकेज, जिसकी वजह से डीएनए का जो स्ट्रैंड्स है उनके अंदर यहाँ पे ब्रेकेज देखने को मिलने लगता है। दिस डैमेज इनहिबिट्स द डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन रिजल्टिंग इन सेल डेथ। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ना डीएनए अच्छे से रेप्लिकेट हो जाता है, ना वो आरएनए में कन्वर्ट हो पाता है और सेल डेथ हो जाती है। और फाइनली यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग, मतलब वही है कि डीएनए के जो बेस हैं वो यहाँ पे क्रॉस लिंक हो जाते हैं, यानी एटनिन या तो हमारा ग्वानिन से लिंक हो जाएगा, मतलब जो क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है, जो हम लोगों ने अल्काइलेटिंग एजेंट्स में देखा था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ड्रग आ जाती है हमारे यहाँ पे डायक्टिनोमाइसिन। तो डायक्टिनोमाइसिन को हम लोग यहाँ पे एक्टिनोमाइसिन डी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी एक एंटी कैंसर एंटीबायोटिक ड्रग होती है, ठीक है, और इसके अंदर देखिए इस डायक्टिनोमाइसिन के अंदर हमें यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, जैसे एल थ्रियोडीन, डी वैलिन, एल प्रोलिन, ठीक है, एन मिथाइल ग्लाइसिन, एल एन मिथाइल वैलिन, ठीक है, ये सारे हमारे अमीनो एसिड्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग इसका बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, तो ज़्यादा आप लोग दिमाग मत लगाओ इसमें, बस देख लो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारा वही है कि ये हमारा एंटी न्यूप्लास्टिक एंटी मेटाबोलाइट एजेंट होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक एजेंट होता है, और ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है, मतलब कि जो डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन है उसको यहाँ पे इनहिबिट कर देता है। इट इंटरफेयर्स बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन बेस पेयर्स, मतलब कि ये ग्वानिन और साइटोसिन बेस पेयर्स के बीच में जाके इंटरकैलेट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। इट ऑल्सो इनहिबिट्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो आरएनए की जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हमारा एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, तो इसको भी यहाँ पे इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से अच्छे से आरएनए बन नहीं पाता है, ठीक है। और देखिए ये सब चीज़ें जब नहीं होंगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे सेल डेथ हो जाएगी, क्योंकि आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन हमारी सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, तो जब ये सब नहीं होगा तो हमारी सेल डेथ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे इसका बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कैंसर को ट्रीट करने में यूज होता है, ठीक है। डाउनोरूबिसिन यानी सेकेंड ड्रग की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक टॉक्सिक एजेंट होता है, ठीक है, टॉक्सिक एंथ्रासाइक्लिन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसाइटियस, मतलब ये हमारा मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ पे ऑब्टेन होता है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो ज़्यादातर हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और बाकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वही है कि ये हमारा जो है इंटरकैलेट हो जाता है डीएनए बेस पेयर्स में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो है अनकॉइलिंग ऑफ हेलिक्स, ठीक है, और डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाती है। डाउनोरूबिसिन में एक्ट बाय इनहिबिटिंग पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज भी इनहिबिट कर देता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन और फ्री रेडिकल्स जीन एक्सप्रेशन में भी हमारे यहाँ पे उसके रेगुलेशन में भी यहाँ पे अफेक्ट कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारे फ्री रेडिकल्स हैं उनको भी यहाँ पे जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से वो भी हमारे फर्दर डीएनए को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है एक्यूट मायोलाइटिक माइक्लोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में इसका यूज हमें देखने को मिलता है। और थर्ड ड्रग की बात करें तो हमारा होता है डॉक्सोरूबिसिन। तो ये भी हमारा एक टाइप का एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी होती है, और ये भी हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस से आइसोलेट किया जाता है। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे डॉक्सोरूबिसिन और डाउनोरूबिसिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही होता है, बस यहाँ पे हमारा CH2OH आ जाता है और यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप होता है, बाकी सिंपल सेम ही है, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है डाउनोरूबिसिन हमारा जो है डीएनए के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेता है थ्रू इंटरकैलेशन बिटवीन बेस पेयर्स, ठीक है। इट ऑल्सो इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ टोपो आइसोमरेज 2, तो वो चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखी। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे अदर ड्रग्स के साथ कंबाइन करके इसका यूज जो है ब्लैडर, ब्रेस्ट, लंग, स्टमक और ओवेरियन कैंसर में यूज किया जाता है। उसके अलावा हॉजकिन्स और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा में भी इसका यूज देखने को मिलता है।
और फाइनली हम लोग लास्ट तक की बात करें तो ये हो जाता है ब्लियोमाइसिन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो नोट्स में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी सेम ही है, यूजेस भी वही है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो ये सब सिंपल सा एंटीबायोटिक्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिए प्लांट प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे सिंपल से वो एजेंट्स होते हैं जो कि नेचुरली ड्राइव होते हैं, ठीक है, यानी प्लांट से इनको ड्राइव किया जाता है। अब इसके अंदर हम लोग अगर बात करें अपने सिलेबस में, तो सिलेबस में हमें यहाँ पे इसके अंदर हमारी 3 ड्रग्स को पढ़नी है, ठीक है। और ये तीनों मतलब ये तीनों जो है और डिटेल में आप लोग अपने फार्माकोग्नोसी में भी इस बार पढ़ोगे। जैसे विनप्लास्टिन और विनक्रिस्टिन हमारे एक टाइप के विन का एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। और एडोपोसाइड हमारा एडोप, ठीक है, तो ये भी हमारा एक टाइप का एल्कलाइड होता है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे एक टाइप के एल्कलॉइड्स होते हैं, तो इनका यूज हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही है कि हमारा जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही वेरियस मैकेनिज्म से काम करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा देखिए इसके लिए भी आप लोगों को सेल साइकिल थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सेल डिवीजन देखिए जैसा आप लोगों ने देखा था कि सेल डिवीजन के अंदर 2 फेज होते हैं, इंटरफेस और एम फेज। अब इंटरफेस के अंदर 3 फेज होते हैं, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, ठीक है। बाकी अगर हम लोग एम फेज की बात करें, एम फेज, तो इसमें आप लोग देखिए जो एम फेज है इसके अंदर हमारे 2 स्टेप होते हैं, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। देखिए कार्योकाइनेसिस में होता है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि जो हमारा एक सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर दोनों सेल्स में चला जाता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दोनों सेल में चला जाता है। तो देखिए अगर हम लोग इस कार्योकाइनेसिस की बात करें तो इसके अंदर भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो देखिए ये अगर हम लोग अपने इस मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज, तो मेटाफेज में होता क्या है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस पूरा गायब हो जाता है और यहाँ पे क्रोमोसोम्स मतलब थोड़ा सेंटर में अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब सेंटर में आ जाते हैं। और ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। माइटोटिक स्पिंडल हमारे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारा बना होता है हमारे जो है हमारे ये हमारा बना होता है हमारे इस माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। तो ये जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही अपडेटेड फॉर्म होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। तो होता क्या है ये माइटोटिक स्पिंडल ना, ये हमारे फर्दर जो है इन क्रोमोसोम्स को सेंटर में अलाइन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इनके साथ जो है फाइबर के साथ मतलब एक कह सकते हो इनको सेंटर में अलाइन करने का काम करते हैं। तो मतलब ये हमारा मेटाफेज में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझना। तो होता क्या है कि ये जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हमारा विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन हो गया, ये हमारा इनहिबिट कर देते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन इनटू माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो देखिए हमारा एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, तो यही हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स में पॉलीमराइज होकर कन्वर्ट होता है। तो ये इनहिबिट कर देते हैं, मतलब ये ट्यूबुलिन को माइक्रोट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट ही नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डिसरप्टिंग द स्पिंडल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से ये जो हमारा माइटोटिक स्पिंडल है ये हमारा बन ही नहीं पाता है। और जब ये बनेगा नहीं तो ये सेंटर में इसको अलाइन नहीं कर पाएगा, और जब ये सेंटर में अलाइन नहीं होगा तो देखिए इसके बाद जो हमारा एनाफेज होता है, मेटाफेज के बाद, इसमें क्या होता है ये जो हमारे डीएनए मतलब सॉरी ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे अलग हो जाते हैं, मतलब इनमें से देखिए ये 4 इधर आ जाते हैं 4 उधर, ठीक है। तो ये नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे जब ये माइटोटिक स्पिंडल ही नहीं बनेगा तो ये चारों अलग कैसे होंगे। तो वही चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारा सेल डिवीजन ब्लॉक हो जाता है। ड्रग्स सच एज एटोपोसाइड इनहिबिट्स द टोपोआइसोमरेज 2 एन एंजाइम क्रूशियल फॉर डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेकेज एंड सेल डेथ। तो वही चीज़ है यहाँ पे टोपोआइसोमरेज 2 को भी यहाँ पे ये इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके अंदर की ड्रग्स के बारे में तो सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे विनब्लास्टिन सल्फेट। तो देखिए विनब्लास्टिन सल्फेट की बात करें तो ये हमारा एक सल्फेट सॉल्ट होता है विनब्लास्टिन का, ठीक है। और ये हमारा एक नेचुरल अल्कोलॉइड होता है जो कि हमारा प्लांट कैथरेंटस रोजियस से आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारी एंटी न्यूप्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे वही है कि हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और उसके बाद हमारा माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा माइटोटिक स्पिंडल नहीं बन पाता है। द क्रोमोसोम्स फेज टू मूव अपार्ट। तो देखिए वही चीज़ है कि जब ये नहीं होगा, ये भी माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम्स क्या होंगे, मूव अपार्ट, मतलब ये क्रोमोसोम्स अलग हो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा लीडिंग टू मेटाफेज अरेस्ट, यानी कि जो हमारी सेल है वो हमारी इस मेटाफेज में ही जाके फंस जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। जब इसके आगे नहीं बढ़ेगी तो सेल डिवीजन होगा नहीं। यूजेस की बात करें तो हमारा हॉजकिन्स लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा और लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, इन सब में इसका यूज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड ड्रग हमारी आ जाता है विनक्रिस्टिन सल्फेट। तो विनक्रिस्टिन को यहाँ पे 1961 में पहली बार आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे इंट्रावेनसली दिया जाता है। स्ट्रक्चर हमारा इसका यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वही है कि ये हमारे जो है
ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। द क्रोमोसोम्स फेल्स टू मूव अपार्ट, और हमारी सेल जो है मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो हमारा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, हॉस्किंस डिजीज और लंग कैंसर में इसका यूज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और फाइनली बात करें हमारी थर्ड ड्रग के बारे में, तो ये हमारी जाती है एटोपोसाइड। तो एटोपोसाइड भी हमारी यहाँ पे एक पोडोफाइलोटॉक्सिन की सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारी एंटी न्यूप्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रक्चर हमारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा जो है देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा अभी बनाना भूल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये मतलब आप लोग स्ट्रक्चर्स का देख लेना हमारे नोट्स में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा जो है टोपो आइसोमरेज 2 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और हमारा डीएनए स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो हमारा टेस्टिकुलर कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर और हॉस्किंस लिम्फोमा में इसका यूज देखने को मिलता है। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने मिसलेनियस ड्रग्स के बारे में, तो देखिए ये हमारी ऐसी एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट्स होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे किसी मतलब जो हम लोगों ने बाकी 4 ग्रुप देखे उनमें यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाती, इसीलिए इसको यहाँ पे थोड़ा अलग से मिसलेनियस में रख दिया जाता है। और बाकी ये हमारी इनका थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी थोड़ा सा यूनिक होता है। अब इसके अंदर हमें 2 ड्रग्स पढ़नी है, पहला हो गया सिस्प्लास्टिन, दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे माइटोटेन। ठीक है, तो सिस्प्लास्टिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे एक प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी ड्रग होती है जिसके अंदर हमारी एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, सेंटर में हमें प्लैटिनम देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारा सिस्प्लास्टिन जो है डीएनए कैंसर सेल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, कैसे? हमारा क्रॉस लिंकिंग के थ्रू, मतलब ये हमारा डीएनए में क्रॉस लिंक कराता है। तो यूजेस की बात करें तो हमारे ये जो है टेस्टिकुलर कैंसर, ओवेरियन कैंसर और ब्लैडर कैंसर में इसका यूज देखने को मिलता है। माइटोटेन की बात करें तो ये हमारा ये भी हमारा जो है ये हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन। तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर वही तो है, देखिए डाइफिनाइल, डाइक्लोरो और डाइक्लोरोइथेन। देखिए डाइक्लोरोइथेन और डाइफिनाइल। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। तो ये हमारा इसका मतलब डेरिवेटिव होता है। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पूरी तरीके से नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट डाटा की बात करें तो जो ये हमारा जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है। जो भी हमारा एड्रिनल कैंसर होता है उनको यहाँ पे ये इनहिबिट करने का काम करता है। यूजेस की बात करें तो वही है कि एड्रिनल ग्लैंड के कैंसर में इसका यूज किया जाता है। तो ये था हमारे यहाँ पे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का कंप्लीट लेक्चर, और आपको स्क्रीन पर यहाँ पर 4 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे, तो इन चारों का आंसर आप लोग को जरूर करना है अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई है, अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखी है। और बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से जो है वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है, तो और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आप लोगों तक यहाँ पर एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, जिससे आप तुरंत ही हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ अपने इन सोशल मीडियाज़ पर भी प्रेजेंट हैं, तो अगर आप यहाँ पर हैं तो हमें ज़रूर ज्वाइन करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।